नमस्कार साथियों, सीबीएल में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे समसामयिक घटनाओं पर। समसामयिक घटना जो हमारी 15 से 21 अक्टूबर तक जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जिनसे हमारे प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है, जो हमारे आंसर राइटिंग में काम आ सकती हैं, जिसमें प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन पूछा सकता है। तो ऐसे दो महत्वपूर्ण टॉपिक हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आप इन पे देखें, दो टॉपिक हैं। एक आपका टॉपिक है ई वोटिंग, ठीक है, ई वोटिंग क्या होता है, इसके अवसर क्या हैं, मुद्दे क्या हैं और क्या क्या इसमें चैलेंजेस हैं, इन आयामों को हम देखेंगे। और दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिससे जो हमारा सेकंड पेपर है उसमें इससे समृद्ध प्रश्न बनने की संभावना है, ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम जो 2021 का जो अधिनियम है। हालांकि ये लंबे समय से चर्चा में है, पहले विधेयक था, अब अधिनियम में तब्दील हुआ है। तो क्या है, ट्रिब्यूनल क्या होते हैं, ठीक है, ट्रिब्यूनल और जो सामान्य न्यायालय है उनमें क्या अंतर होते हैं, ट्रिब्यूनल की आवश्यकता क्यों है, और पहले की व्यवस्था के बाद जो नए संशोधन हुए हैं वो क्या है, उसको हम देखते हैं। तो पहले एक टॉपिक उठाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि इससे मेंस में क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो मेंस में ई वोटिंग का प्रस्ताव समावेशी जो चुनाव की दिशा में उठाया गया कदम है, लेकिन ये चिंताओं के बिना नहीं है। समावेशी चुनाव का यहाँ जो मतलब है कि जब ई वोटिंग हो जाएगी तो दूर दराज एरिया, जो हर जगह लोग आने वाले हैं, जाने वाले हैं, प्रवासी लोग हैं, ठीक है, जो वृद्ध लोग हैं, तो उनको ज़्यादा दूर जाने की दिक्कत नहीं होगी, वो कहीं भी वोटिंग कर सकते हैं। तो समावेशी चुनाव के लिए फायदेमंद है। लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ आरोप भी लगाए जाते हैं, जैसे आप सुनते हैं कि ईवीएम हैक की जा सकती है। तो इसलिए कह सकते हैं हम कि क्वेश्चन कह रहा है बिना चिंता के नहीं है, ठीक है, 250 शब्दों में हमें इसको लिखना है। अगर हम बात करें, क्योंकि जो चुनाव से जुड़ा हुआ है ई वोटिंग, तो चुनाव आयोग से संबंधित प्रश्न प्रीलिम्स में क्या बन सकता है। राज्य चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन कहता है भारत का निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में काम करता है। कौन सा, राज्य चुनाव आयोग, ठीक है, पहला कथन है। दूसरा, राज्यपाल द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। तीसरा, यह स्थानीय निकायों और राज्य विधानसभा के चुनावों का आयोजन करता है या चुनाव संपन्न कराता है, ठीक है। तो ऐसे अब इसमें से हमें छांटना है कौन सा सही है, कौन सा गलत है। क्लियर। नेक्स्ट पर आते हैं कि अब बात हो रही है सबसे पहले ई वोटिंग। तो ई वोटिंग क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो वोटिंग करने की प्रक्रिया है उसे हम ई वोटिंग कहते हैं। अब इस ई वोटिंग का फायदा क्या है, फायदे देखते हैं हम कि सबसे पहला जो फायदा है वो ये पर्यावरण के अनुकूल है, क्योंकि इसमें कोई हम कागज का प्रयोग नहीं करते हैं, इससे पर्यावरण का प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है। कागज का बहुत ही कम उपयोग है, वो भी क्यों कि आपने जो वोट दिया है उसके आपको एक रिसिप्ट मिले, उसका एक सर्टिफिकेट टाइप का मिले कि भाई आपने हाँ वोटिंग की है। इसके लिए प्रिंटिंग की आवश्यकता नहीं होती है। स्टोर और परिवहन करना बहुत आसान होता है, मतलब जो आपने वोटिंग की, अगर आप बैलेट पेपर के माध्यम से वोटिंग करते हैं तो परिवहन में समस्या आती है, फिर उनमें हेर फेर की समस्या भी कई बार देखने को मिलती है, फिर उसे एक स्थान से दूसरे स्थान मतलब ट्रांसपोर्टेशन की समस्या देखने को मिलती है। तो ये सारी समस्याएं नहीं है। ईवीएम एक छोटी सी मशीन है जिसे बहुत आसानी से ले जाया जा सकता है और इसकी जो क्षमता है वो भी ज़्यादा होती है अगर तुलनात्मक हम बात करें बैलेट पेपर की। और इसका जो जीवन होता है, जीवन का मतलब जैसे आपने जो बैलेट पेपर का प्रयोग किया, एक कुछ समय बाद खराब हो सकता है, पानी से खराब हो सकता है, बहुत सारी समस्या है, लेकिन आपने इलेक्ट्रॉनिक रूप से अगर किसी को स्टोरेज कर दिया तो वो एक बहुत लंबे समय तक स्टोरेज रह सकता है, हमारे पास इसका डेटा रह सकता है, स्टोरेज रहेगा लंबे समय तक, जगह भी कम लेगा, मतलब स्पेस भी कम लेगा और लंबे समय तक भी रहेगा। इसके बाद हम बात करें एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी दक्षता होती है, उसमें सबसे पहले वोटों की जो गिनती है वो बहुत तेज गति से की जाती है, क्योंकि बैलेट पेपर से अगर आप वोटिंग काउंट करते हैं एक एक वोट को आपको गिनना होता है, जबकि यहाँ पर मशीन ऑटोमेटिक काउंटिंग कर लेती है। फर्जी वोट की कोई संभावना नहीं रहती है इसमें। अगर किसी व्यक्ति ने वोट डाल दिया है तो क्योंकि इसमें रिकॉर्ड रहता है कि इस व्यक्ति के नाम का वोट डल चुका है, तो इसमें फर्जी वोट का कोई
विकल्प नहीं है। कोई अमान्य वोट नहीं, मतलब जो वोट होगी वो वैलिड होगी। ऐसा नहीं कि जैसे पहले क्या होता था कि ये बैलेट पेपर है, इसमें खंड बने हैं, आपको इस पर टिक करना है, आपने इसको फोल्ड करके डाला तो ये यहाँ पर भी प्रिंट हो गया, तो इस प्रकार पहले वोट रद्द हो जाती थी। यहाँ पर ऐसी कोई समस्या नहीं है। स्थापित करने और उपयोग करने में बहुत आसान है, कहीं भी मशीन ले जाओ, कहीं भी स्टेब्लिश करो उसको और उसका प्रयोग करें। राज्य विधानसभा के साथ साथ जो सांसद है या संसद के चुनाव है उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है ना। सिक्योरिटी की बात करें तो आसानी से इसमें छेड़छाड़ संभव नहीं है। हालांकि आरोप लगते रहते हैं कि ईवीएम को हैक की जा सकता है, लेकिन बहुत आसानी से इसमें जो छेड़छाड़ है वो संभव नहीं है। इसके अलावा ऐसे नागरिक जो वरिष्ठ हैं, ठीक है, बुजुर्ग आबादी है, ऐसे लोग जो प्रवासी हैं, तो उनको वोटिंग करने में बहुत आसानी होती है। सिटीजन फ्रेंडली है, चुनाव का प्रबंधन बहुत अच्छे से किया सकता है सिक्योरिटी के हिसाब से भी, और जो पूल बूथ है जहां पर चुनाव संपन्न होता है, वोटिंग होती है, उसके मैनेजमेंट में लागत भी इसकी जो है वो कम आती है। रदर देन या तुलनात्मक हम बात करें जो बैलेट पेपर है उसकी तुलना में इसकी लागत कम आती है। अब इसके अलावा कुछ मुद्दे आते हैं कि ई वोटिंग के हमने इतने फायदों की चर्चा की, लेकिन कुछ इसमें समस्याएं हैं, कुछ चैलेंजेस हैं। क्या चैलेंजेस हैं कि भाई ऑथेंटिसिटी का हमारे पास क्या प्रमाण है कि जो रिजल्ट दे रही है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, उसकी रीचेकिंग की या उसे हम जांच कर सकें, ऐसा कोई प्रावधान होना चाहिए। नागरिक या जो मतदाता है अपने मतों का सत्यापन नहीं कर पाता है कि उसने जिस व्यक्ति को वोट दी है क्या वोट उसी व्यक्ति को पहुंचा है या वो किसी दूसरे व्यक्ति पर ट्रांसफर हो जा रहा है ना। हाल में ये एक बड़ा मुद्दा था, आप जानते हैं कि अगर किसी पार्टी को आपने वोट दिया तो दूसरी पार्टी क्या आरोप लगा रही है कि आप जिस व्यक्ति को वोट दे रहे हैं वो वोट तो किसी दूसरी पार्टी को जा रहा है। तो इसका कोई हमारे पास सर्टिफिकेशन का ऐसा नहीं कि हमने जिस व्यक्ति को वोट दिया था उसी को वोट जा रही है। अगर हम तकनीकी बात करें, इससे संबंधित भी कुछ मुद्दे उभर कर आते हैं जो ईवीएम पर या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है उस पर प्रश्न लगाते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर में कई बार खराबी हो जाती है, इससे रिजल्ट में बदलाव आ जाता है, ठीक है। हार्डवेयर संबंधी मुद्दे भी इसका कारण हो सकते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर खराब हो जाए चाहे हार्डवेयर खराब हो जाए, उससे उसके रिजल्ट में दिक्कत आ सकती है। और ईवीएम की जो देखभाल है वो बहुत अच्छे से करनी पड़ती, बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है, इतना आसान नहीं है इसको संभाल के रखना। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो आसानी से नहीं होती हैकिंग, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हैकिंग नहीं हो सकती, मतलब इसमें हैक या छेड़छाड़ की जा सकती है। कुछ पार्टियां दावा करती हैं, ठीक है, कि हमारे साथ आप लाइए, हम ईवीएम को हैक करके बताते हैं कि ईवीएम हैक होती है, लेकिन जब दूसरी पार्टी से कहते हैं तो वो पार्टी कहती है कि हैक नहीं हो सकती है। मतदान और वोटों की गिनती के बीच समय का जो अंतर है वो संभावित होता है। छेड़छाड़ के लिए एक जोखिम है क्योंकि मतपत्रों को वोट के बाद शारीरिक रूप से संग्रहित किया जाता है, तो ये भी एक प्रकार का क्या है मुद्दा है। और ईवीएम के साथ मौजूदा जो चिंताएं हैं, क्लियर, कि कई जो पार्टियां हैं वो इससे सहमत नहीं है, वो कहते हैं बैलेट पेपर पर चुनाव होने चाहिए। कुछ पार्टियां इसकी समर्थक हैं, कुछ विरोध करती हैं, ठीक है। इसके अलावा मतदान जो करते हैं लोग, उनके लिए जो वोटिंग आईडी दी जाती है उसका सर्टिफिकेशन का कोई प्रावधान नहीं है, उसमें भी ऐसा कुछ प्रावधान होना चाहिए कि वोटर का जो मतदाता पत्र है उसका भी सत्यापन किया जाए। फिर मत पत्रों की जो गोपनीयता है उस पर भी प्रश्न लगाया जा रहा है, हालांकि उतना ही कंसर्न नहीं है क्योंकि बैलेट पेपर से इसमें ज्यादा सिक्योरिटी है। अब आगे क्या कर सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी है हम उससे भाग नहीं सकते हैं, हमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर हमें आगे बढ़ना है तो प्रौद्योगिकी को गले लगाने की जरूरत है, मतलब हमें इसका प्रयोग करना पड़ेगा और इसमें जो हमें समस्याएं आ रही हैं उन्हें हम दूर करने का प्रयास करें। पहले से ही मौजूदा ज्ञान का उपयोग कर, जैसे डीबीटी है, डायरेक्ट जो बैंक ट्रांसफर है, कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार आदि का प्रयोग किया जा रहा है। और आप जानते हैं आधार हो चाहे डीबीटी हो, इनका विरोध किया गया। आधार का तो बहुत लंबे समय तक विरोध किया गया, लेकिन अब इसको धीरे धीरे हमने एक्सेप्ट कर लिया है और आधार के आप अनगिनत फायदे आप जानते हैं। तो ऐसे ही हम अगर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं तो इसमें भी हमें फायदा ही है, बस सही तरीके से हमें उसका प्रयोग करना है। अब बात करते हैं हम राज्य निर्वाचन आयोग को हल्का देख लेते हैं क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है।
जो राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य में जो स्थानीय निकाय हैं, ठीक है, आपकी ग्राम पंचायत है, आपकी जनपद पंचायत है, जिला पंचायत है, नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, इन सब के चुनाव संपन्न कराने के लिए कैसे स्वतंत्र, निष्पक्ष और भय रहित, बिना भय के चुनाव कराने का जो काम है वो चुनाव आयोग को, राज्य के इलेक्शन कमीशन को सौंपा गया है। इसका वर्णन भारतीय संविधान अनुच्छेद के 243 के की में, ठीक है, 243 के में जो वर्णन किया गया है वो ग्राम पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग है, और 243 के जेड ए में प्रयोग किया गया है नगरीय निकायों के इलेक्शन कमीशन के। मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन को दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक का जिक्र मिलता है 243 के में जो ग्राम पंचायतों के लिए इलेक्शन कराएगा, और 243 ZA कहता है कि जो नगरीय निकाय है उनके लिए चुनाव आयोग होगा। हालांकि जो चुनाव आयोग है वही होगा जो अनुच्छेद 243 के में दिया गया है, मतलब एक ही चुनाव आयोग होता है, लेकिन दोनों का जिक्र यहाँ पर अलग अलग किया गया है। आगे हम बात करते हैं कि इसमें क्या कहा गया, मतदाता सूचियों को तैयारी, मतलब जो वोटर लिस्ट है उसको तैयार करना, उसका अधीक्षण मतलब सुपरविजन करना, उस निर्देश देना, उन पर नियंत्रण रखना, ये सब क्या है आयोग की शक्तियां निहित है। ऐसा प्रावधान 243 के और ZA में किया गया है। इसमें राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाने वाले राज्य निर्वाचन आयुक्त तो होंगे, ठीक है। 243 के का जो दूसरा प्रावधान है, इसमें कहा गया है कि राज्य विधान मंडल, मतलब राज्य की जो विधायिका है उसने जो कानून बनाया है उसके अनुसार इसका कार्यकाल होगा, उसके अनुसार नियुक्ति का निर्देश दिया जाएगा। हालांकि राज्य निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में हटाया जाता, मतलब जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं वैसे उसी तरीके से जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है उसको हटाया जाता है, किसी अन्य तरीके से नहीं हटाया जाता। मतलब इस तरीके से उसके जो कार्यकाल है, उसकी जो पदावधि है उसको संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है। अब बात करते हैं हम ई वोटिंग से मेंस में और क्या क्वेश्चन बन सकता है। ई वोटिंग का प्रस्ताव समावेशी चुनाव की दिशा में उठाया गया कदम है, लेकिन ये चिंताओं के बिना नहीं है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इसके फायदे तो हैं लेकिन इसमें कुछ समस्याएं हैं और ये हमें यहाँ पर लिखना है। राज्य चुनाव आयोग के बारे में हमने एक क्वेश्चन देखा था, अब आप इसको बिल्कुल आसानी से सॉल्व करने में सक्षम होंगे, ठीक है। जैसे भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में काम करता है, राज्यपाल द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, यह स्थानीय निकायों और राज्य विधानसभा के चुनाव आयोजित करता है। तो सबसे पहला तो आप जानते हैं स्थानीय निकायों के चुनाव करता है, लेकिन राज्य विधानसभा के चुनाव कौन करता है, ये करता है केंद्र का या भारत का जो निर्वाचन आयोग है। इसका मतलब 1, 2 और 3 है, ये वाला गलत है, तो 3 वाला गलत हो गया। अब आते हैं हम दूसरे पर, स्थानीय निकायों के चुनाव तो कराता है, ये सेंटेंस यहाँ सही है लेकिन यहाँ गलत है। दूसरा सही, राज्यपाल द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, क्लियर। तो दूसरा तो सही है। अब देखते हैं पहले को, यह भारतीय निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में काम करता है, तो हाँ ये करता है 1 और 2। दूसरा हमारा टॉपिक है ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम, ठीक है। ट्रिब्यूनल क्या होते हैं, इन्हें हम हिंदी में बोलते हैं न्यायाधिकरण, या दूसरा शब्द इसके लिए प्रयोग होता है जिसे बोलते हैं हम अधिकरण। सरल शब्दों में अगर कहा जाए कि अधिकरण न्यायाधिकरण क्या होते हैं, ऐसी बॉडी या ऐसे निकाय जो न्याय का काम करते हैं, ठीक है, लेकिन न्यायालय नहीं होते हैं, उन्हें हम न्यायाधिकरण या अधिकरण कहते हैं, ठीक है। जनरली जो न्यायालय नहीं होंगे, कोर्ट नहीं होंगे, लेकिन जो जस्टिस का काम करना इनका काम होता है, इन्हें न्यायाधिकरण कहते हैं। इनके संबंध में जो विधेयक आया है 2021 का, ये चर्चा में है। तो पहले देख लेते हैं कि मेंस में इससे प्रश्न क्या बन सकता है। संक्षेप में, भारत में अधिकरणों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को सूचीबद्ध कीजिए, मतलब बताइए भारतीय न्यायिक प्रणाली में अधिकरणों की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, संक्षेप में भारत में अधिकरणों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को सूचीबद्ध कीजिए। हाल में ही अधिनियमित अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 इस मुद्दे का किस हद तक समाधान करता है? ठीक है, तो दो क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखे। प्रीलिम्स में अगर हम देखें तो 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के संविधान में निम्नलिखित में कौन सा हिस्सा जोड़ा गया? ठीक है, मतलब जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसके माध्यम से भारत के संविधान में कौन सा हिस्सा जोड़ा गया बताना हमें। क्या भाग 11 जोड़ा गया, क्या भाग 13 जोड़ा गया, क्या भाग 4 का ये जोड़ा गया और क्या 15 का बी जोड़ा गया? ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर बताना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करने का अधिकार है ना? लोकसभा का अध्यक्ष कर सकता है, कि संसद कर सकती है, कि सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, कि राज्यसभा कर सकती है? ये आपके प्रीलिम्स के हिसाब से क्वेश्चन है। अब बात आती है कि जो न्यायाधिकरण है, ट्रिब्यूनल क्या है? तो सबसे पहली बात क्या है, क्वासी जुडिशरी बॉडी है, अर्ध न्यायिक संस्था है। मतलब मैंने आपको पहले कहा है कि जो न्यायालय नहीं है फिर भी न्याय का काम करते हैं, तो आदि इन्हीं न्यायालय की शक्ति प्राप्त होती है, इसलिए जो ए है कैसी है, अर्ध न्यायिक संस्था है। संवैधानिक इसके प्रावधान हम देखें तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से है ना, और डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर है ना, भाग 14 में ये जोड़ा गया। अनुच्छेद 323 ए और 323 बी दो अनुच्छेद इसमें जोड़े गए। 323 का ये में हम देखते हैं, ये प्रशासनिक अधिकरणों की बात करता है कि जो प्रशासनिक मामले हैं, ठीक है, उन मामलों के निपटारे के लिए इसकी स्थापना की जाएगी। ये न्यायिक संस्थाएं हैं जो रोजगार और लोक सेवकों की सेवा की शर्तें, उनसे जुड़े विवाद को सुलझाने का काम करता है। इसके अलावा अन्य जो मामले होंगे उनका प्रावधान करता है अनुच्छेद 323 का बी। ए में हो गया प्रशासनिक मामलों के निपटारे के लिए। अब बी में देखें हम, कर की बात है, औद्योगिक बात है, श्रम, विदेशी मुद्रा, आयात निर्यात, भूमि सुधार, खाद्य, शहरी छत, संसद, राज्य विधानसभाओं में चुनाव, रोजगार है ना, रोजगार का अधिकार, जैसे जो अन्य मामले हैं जो अदालतों से संबंधित हैं, उनके निपटारे के लिए ये अनुच्छेद प्रावधान करता है कि न्यायाधिकरण की स्थापना संसद कानून बनाकर कर सकती है। और इसका उदाहरण अगर आप जानते हैं 2010 में NGT एक्ट, मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है। तो ये दो प्रकार के यहाँ पर न्यायाधिकरण दिए गए हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को चुनौती दी है कि वह अधिकरण सुधार विधेयक 2021 को पेश करने के कारणों को प्रदर्शित करने वाले तथ्यों को उजागर करे, क्योंकि इस पर आरोप लगाया गया है कि इस पर सही तरीके से इस पर जो चर्चा होनी थी वो नहीं हुई है। यह विधेयक अधिकरण सुधार मतलब सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें अध्यादेश का स्थान लेता है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। ठीक है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय में इसको चैलेंज किया गया और कोर्ट ने कहा कि भाई आपने इसको जो पारित किया है उसके संबंधित तथ्य हमें बताइए। इसमें बिंदु क्या है, कौन कौन से पॉइंट हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो मुद्दे उठाए हैं, पहले हम उन मुद्दों को देखते हैं कौन कौन से मुद्दे इस विधेयक में आते हैं। सबसे पहला, असंवैधानिक विधायी अधिभावी। विधेयक पर चर्चा का अभाव था, मतलब चर्चा होना चाहिए था, चर्चा के बाद ही विधेयक पारित होता, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हुई है। तथा सरकार ने मद्रास बार एसोसिएशन मामला जो 2021 का था में न्यायालय द्वारा रद्द किए गए उन्हीं प्रावधानों को फिर से लागू कर दिया है जो इस केस में रद्द कर दिए थे। तो ये जो मामला रद्द किया था उसे फिर से लागू कर दिया। यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी निर्णय के असंवैधानिक विधायी अधिभावी के समकक्ष है, मतलब जब किसी मामले को न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया फिर से उसे क्यों पारित कर रहे हैं। ठीक है, ये पहला मामला। दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को का जो है बार बार उल्लंघन किया जा रहा है। न्यायाधिकरण उचित कार्य प्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों को केंद्र सरकार के द्वारा अनदेखी की गई, उनका बार बार उल्लंघन किया गया। ठीक है, दूसरा मामला देखें, सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकरण के सदस्यों
सदस्यों तथा अध्यक्षों की सेवा की शर्तों और कार्यकाल के संबंध में अध्यादेश के प्रावधानों को रद्द कर दिया था। और अब सरकार ने क्या किया, वही आदेश जो अध्यादेश था वही प्रावधान थे उनको फिर से कानून में का रूप दे दिया, 2021 का जो अधिनियम उसके रूप में दे दिया। तो कोर्ट के जो मामले थे, कोर्ट ने जो डिसीजन दिए थे, जो निर्देश दिए थे, उनका यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है। नेक्स्ट है मुद्दा कार्यकाल की सुरक्षा। अधिकरण सुधार जो विधेयक था 2021 का 50 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों की अधिकरण में नियुक्तियों पर रोक लगाता है। बोलता है कम से कम 50 वर्ष की आयु होनी चाहिए, उसके बाद ही नियुक्ति करें। यह कार्यकाल की अवधि सुरक्षा को कमजोर करता है, शक्तियों के पृथक्करण को कमजोर करता है। कैसे? विधेयक केंद्र सरकार की चयन समिति के द्वारा की गई सिफारिशों पर निर्णय लेने की अनुमति देता है। ऐसी सिफारिश की तारीख से 3 महीने के भीतर होगा, मतलब जो सिफारिश की है उस सिफारिश को 3 महीने के अंदर उस पर निर्णय लेना है। विधेयक की धारा 3 जो धारा है उसका क्लॉज 7वां नंबर है। ये शक्तियों के पृथक्करण और न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए केंद्र सरकार को जो चयन समिति होती है उसके द्वारा 2 नामों को एक पैनल की सिफारिश को अनिवार्य बनाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें अधिकरण में पद रिक्ति की बात। अब भारत में 16 अधिकरण हैं जिनमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मतलब राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है, आर्म्ड फोर्सेस का जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है मतलब सैन्य मामलों के संबंधित, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल है और ऐसे कई अन्य ट्रिब्यूनल हैं जिनमें बहुत सारी वैकेंसीज हैं, जिनमें बहुत सारे पद खाली हैं। बड़ी संख्या में सदस्यों और अध्यक्षों के पद उनमें खाली हैं। उन्हें भरने में अत्यधिक देरी के कारण जो अधिकरण हैं, जो ट्रिब्यूनल हैं, वो कमजोर दिखाई देते हैं। जब पद ही खाली हैं तो निर्णय नहीं ले पाएंगे, तो उनकी प्रभावशीलता कम हो जाती है। निर्णय प्रक्रिया के लिए अहितकर हैं। कैसे? इन मामलों को त्वरित ही उच्च न्यायालयों या वाणिज्यिक सिविल अदालतों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ठीक है, जब यहाँ सुनवाई नहीं होगी तो इन्हें बाकी जगह दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये क्या है, जो निर्णय प्रक्रिया उसके लिए सही नहीं है। नियमित अदालतों में विशेषज्ञता की कमी निर्णय प्रक्रिया के लिए हानिकारक हो सकती है। और उदाहरण के लिए कि जो पर्यावरण का मामला है, पर्यावरण की सुनवाई कौन करता? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। और हरित न्यायाधिकरण में अगर पद रिक्ति रहेगी तो मामला जल्दी उसका निपटारा नहीं होगा, मामले को कहाँ भेज दिया जाएगा? हाई कोर्ट में या किसी दूसरी अदालत में। लेकिन उस अदालत में कोई पर्यावरण का जानकार नहीं होगा, तो जो निर्णय पर्यावरण के संबंध में जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ले सकता था, क्या वैसा निर्णय ये ले पाएंगे? ये थोड़ा प्रश्न का मामला है, तो इससे निर्णय प्रक्रिया के लिए सही नहीं माना जाएगा, ऐसा कोर्ट का कहना है। उदाहरण के लिए फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण है, FCAT इसे हम कहते हैं, ने विशेष रूप से सेंसर बोर्ड के फैसलों के खिलाफ एक अपील करने वाले मामलों की सुनवाई की। जबकि ऐसे मामलों के लिए विशेष न्यायालय होते हैं जिसमें कला और सिनेमा की विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, वही तो सुनवाई करेंगे। भाई जब आप उस मामले में जानते नहीं तो निर्णय कैसे लेंगे? इसके अतिरिक्त कुछ अधिकरण और अपीली निकायों के विघटन और उनके कार्यों को उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित करने की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि भारतीय अदालतें पहले से ही अपने मौजूदा मामलों के भार के बोझ से दबे हुए हैं। भारतीय मामलों में आप देखें कि अत्यधिक जो दबाव है, बहुत सारे जो केस में पेंडिंग है, उससे उन पर बोझ पड़ता है। अब इस विधेयक की बात करते हैं सुधार की। इसमें सबसे पहला मौजूदा निकायों का विघटन, मतलब जो पहले से जो न्यायाधिकरण चल रहे थे, अपीली निकाय चल रहे थे, उन्हें भंग करके उनके कार्यों को अन्य मौजूदा निकायों को ट्रांसफर करने का प्रावधान इसमें किया गया है। उदाहरण के लिए फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा सुने जाने वाले विवादों को उच्च न्यायालय को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। क्लियर है? दूसरा, मौजूदा निकायों का विलय। वित्त अधिनियम 2017 ने डोमेन के आधार पर अधिकरणों का विलय किया। उदाहरण के लिए प्रतिस्पर्धा अपीलीय प्राधिकरण को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपील न्यायाधिकरण के साथ मिला दिया गया है। ये इसके प्रावधान है।
फिर बात करते हैं खोज सह चयन समिति, मतलब जो सिलेक्टिंग कमेटी है, ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा एक जो सिलेक्शन कमेटी है उसकी सिफारिश पर की जाएगी। इस समिति में कौन कौन होगा? इस समिति में अध्यक्ष के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश, या वो नहीं है तो उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का कोई क्या होगा? न्यायाधीश होगा, जिससे कास्टिंग वोट का निर्णायक मत का अधिकार होगा। इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा नामित कोई 2 सचिव, मतलब CGI, या उनके द्वारा कोई व्यक्ति, फिर 2 क्या होंगे? सचिव होंगे। वर्तमान या निवर्तमान अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ठीक है, कोई सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा, चाहे वो वर्तमान हो सकता है, चाहे वो रिटायर हो सकता है, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या इनकी जगह हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो सकता है, और मंत्रालय का सचिव जिसके अधीन न्यायाधिकरण का गठन किया जा रहा है, मतलब जिसके अधीन जो गठन हो रहा है उस मंत्रालय का सचिव होगा, लेकिन मतदान का अधिकार से नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर है आपका जो चयन समिति का। इसके बाद हम बात करें प्रशासनिक जो न्यायाधिकरण है राज्य के, इसमें अलग चयन समिति शामिल की गई है जिसकी अध्यक्षता संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। वहां पर भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य में राज्य के जो कोर्ट है, राज्य का उच्च न्यायालय है, उसके न्यायाधीश, इन्हें भी निर्णायक मत का अधिकार यहाँ पर दिया गया है। पात्रता और कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 4 वर्ष का कार्यकाल का प्रावधान इसमें किया गया। अध्यक्ष के लिए 70 वर्ष की ऊपरी आयु मतलब अधिकतम, और सदस्यों के लिए जो आयु है वो 67 वर्ष का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति के लिए 50 वर्ष को न्यूनतम आयु की आवश्यकता के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। कम से कम 50 वर्ष की आयु तो होनी चाहिए, अधिकतम 70 होनी चाहिए, और जो सदस्य है उसकी 67। अब न्यायाधिकरण के सदस्यों को हटाने की बात करें तो विधेयक कहता है केंद्र सरकार जो चयन समिति की सिफारिश पर किसी भी अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटा सकती है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है ट्रिब्यूनल। ये बार बार हम कह रहे हैं ट्रिब्यूनल, अधिकरण, न्यायाधिकरण होता क्या है? जो ट्रिब्यूनल है, इस शब्द की उत्पत्ति ट्रिब्यूनल शब्द से हुई है, ट्रिब्यूनल से हुई है, जो रोमन राजशाही और गणराज्य के अंतर्गत कुलीन मजिस्ट्रेटों की मनमानी कार्यवाही से नागरिकों की सुरक्षा के लिए आधिकारिक पद था। ठीक है, यह एक अर्ध न्यायिक मतलब क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है जिसे प्रशासनिक या कर संबंधी मामलों को, विवादों को सुलझाने के लिए स्थापित किया गया था। यह विवादों के अधीन निर्णय, संघर्षरत पक्षों के बीच अधिकारों के निर्धारण, प्रशासनिक निर्णय, किसी विद्यमान प्रशासनिक निर्णय की समीक्षा के विभिन्न कार्यों का निष्पादन करता है। मतलब कोई मामला जिस पर विवाद चल रहा है, ठीक है, किसी व्यक्ति के अधिकार का निर्धारण करना है, तो ये सारे कोई प्रशासनिक निर्णय की समीक्षा करना है, ये सारे काम करता था। उद्देश्य की बात करें, न्यायपालिका के कार्यभार को कम करना, तकनीकी मामलों में क्या है विशेषज्ञता के साथ इसमें निर्णय लेना या विशेषज्ञता सुनिश्चित करना, ये इसके उद्देश्य थे। संविधान की बात करें हम तो अधिकरण संबंधी मूल संविधान में प्रावधान नहीं थे। हमने अभी देखा कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में संविधान में प्रावधान किया गया और भाग 14 ये जोड़ा गया, उसमें 2 अनुच्छेद 323A और 323 का B। ठीक है, 323A हमने देखा प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है, और इसके अलावा अन्य कोई अधिकरण है उसका प्रावधान करता है अनुच्छेद 323 का B। इसके अलावा एक अनुच्छेद और है 262, क्या कहता है? राज्य क्षेत्रीय सरकारों के बीच अंतरराज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों के निर्णय के लिए या उन विवादों को सुलझाने के लिए क्या हो सकता है? सरकार एक अंतरराज्यीय नदी अधिकरण की स्थापना कर सकती है। और आप जानते हैं लगभग 9 या 10 अधिकरण हैं जो नदी संबंधी मामले की अलग अलग, जैसे कृष्णा कावेरी का ट्रिब्यूनल है, महानदी का ट्रिब्यूनल है, नर्मदा का ट्रिब्यूनल है, ऐसे अलग अलग ट्रिब्यूनल हैं जो इन मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। हालांकि उनके कोई ठोस निर्णय नहीं आ पा रहे हैं। अब बात करते हैं जो ट्रिब्यूनल है, जो न्यायाधिकरण है, उसकी विशेषताएं क्या है? न्यायाधिकरण कार्यकारिणी द्वारा नियमित प्रावधानों के अनुरूप नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है,
मतलब जो सरकार है उसके द्वारा जो प्रावधान निर्धारित किए उनके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। प्रक्रियाओं में अनौपचारिकता व सादगी बरती जाती है, मतलब जैसी न्यायालय की जो जटिल प्रक्रिया होती है, औपचारिक प्रक्रिया होती है, यहाँ पर छूट होती है, तो अनौपचारिक प्रक्रिया और सीधे साधे तरीके से इसमें जो कार्य किए जाते हैं। न्यायाधिकरण एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्था है, इस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप कार्य करते हैं। प्राकृतिक न्याय क्या कहता है? सबसे पहली बात कि जो कानून बना रहा है, ठीक है, वो उसको लागू नहीं करेगा, मतलब कानून बनाने वाला कोई और होगा, कानून को लागू करने वाला कोई और होगा। दूसरी बात, जो मामले की सुनवाई कर रहा है वो क्या करेगा? दोनों पक्षों को निष्पक्ष रूप से सुनेगा बिना किसी पूर्वाग्रह से, और दोनों पक्षों को सुनने के बाद निष्पक्ष रूप से निर्णय लेगा, और जो जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है, जो इसको दंड दिया जा रहा है, उसे ये अधिकार देगा कि वो अब ये जान सके कि मुझे दंड क्यों दिया जा रहा है। क्लियर है? प्रशासनिक न्याय तीव्र और सस्ता है क्योंकि इसकी प्रक्रिया अनौपचारिक है, ठीक है, सीधी सादी जो प्रक्रिया है, सादगी इसमें बरती जाती है। क्लियर? तो ये सस्ता और तीव्र न्याय के रूप में इसे हम देखते हैं। कुछ मामलों में प्रशासनिक न्यायाधिकरण को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट है न्यायाधिकरण प्रक्रिया संबंधी नियमों व तकनीक का पालन यहाँ पर कंपलसरी नहीं होता कि आप जैसे न्यायालय की प्रक्रिया है, जो तकनीक है, जो जटिल प्रक्रिया है, उनका पालन करें, और ना ही साक्ष्य विधि के नियमों का अनुसरण यहाँ पर किया जाता है। न्यायालय के कार्यभार को कम करते हैं और न्याय कार्य में तेजी लाते हैं, क्योंकि अगर सारा काम हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पर छोड़ दें तो उन पर कार्यभार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उनके कार्यभार को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब ये क्यों लोकप्रिय हो रहे हैं न्यायाधिकरण, क्यों इनकी आवश्यकता पड़ रही है, ऐसा क्या है कि इनका डेवलपमेंट हो रहा है? तो सबसे पहले कि न्यायालयों की जो खर्चीली प्रणाली है और न्यायालयों की एक विलंबकारी प्रक्रिया है कि 20-20 साल जो मामले चलते हैं, इन पर कोई निर्णय नहीं आ पाते हैं, इसलिए जो ट्रिब्यूनल हैं, जो न्यायाधिकरण है, वो लोकप्रिय हो रहे हैं। फिर इसमें विशेषज्ञों के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं जो कि हमें न्यायालय में देखने को नहीं मिलते हैं। सामाजिक नीति को लागू करते हैं न्यायाधिकरण, है ना, इनिशिएटिव लेते हैं, पहल करते हैं। सामान्य न्यायालयों के परंपरागत जो निर्णय हैं उनसे आगे बढ़कर निर्णय लेते हैं। न्यायाधिकरण में लचीलेपन होना, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है, 200 जो दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्तियों के मुद्दों को सुना जाता है। इसमें इंडिविजुअल जो जज है वो भी मामलों को सुनता है, बात करते हैं। न्यायालय में ये सारी इतनी छूटें नहीं मिलती हैं। और देखें, विशिष्ट, अल्पकालिक और लोक महत्व के विषय पर शीघ्र विचार हेतु अधिकरणों की स्थापना की जाती है कि भाई ऐसा कोई मामला है जिस पर जल्दी निर्णय लेना है, कोई विशेष मामला है, लोक महत्व का मामला है, तो इस पे एक ट्रिब्यूनल बना दिया जाएगा, वो ट्रिब्यूनल उस पर जल्दी से निर्णय लेगा। न्यायाधिकरणों की परिस्थितियां के हिसाब से निर्णय लेते हैं कि भाई व्यक्ति ने अगर कोई कार्य किया तो जब न्यायालय में वो व्यक्ति जाएगा तो सीधा माना जाएगा इसने ये काम किया है, लेकिन न्यायाधिकरण देखता है कि वो काम किस परिस्थिति में किया गया, उसके हिसाब से उसके लिए कानून या दंड का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक नीतियों को लोकहित में लागू करने, व्यक्ति और लोकहित के मध्य सामंजस्य बनाने आदि कारणों से भी जो न्यायाधिकरण है उनकी आवश्यकता महसूस हो रही है, उनकी लोकप्रियता इस कारण बढ़ रही है। अब सामान्य न्यायालय और न्यायाधिकरण में क्या अंतर है? पहला अंतर देखते हैं कि सामान्य न्यायालय प्रकृति पूर्ण न्यायिक होती है, मतलब जो न्यायालय में निर्णय लिए जाएंगे, जो प्रक्रिया अपनाई जाएंगी, उनकी प्रकृति न्यायिक होती है, जबकि प्रशासनिक न्यायाधिकरण है, अधिकरण है, ट्रिब्यूनल है, इनकी जो प्रकृति है वो अर्ध न्यायिक है, ठीक है, इनमें लचीलापन पाया जाता है। न्यायालय द्वारा दिया जाता है, जबकि प्रशासनिक न्यायाधिकरण कार्यपालिका द्वारा की जाने वाली एक प्रक्रिया या न्याय है। सामान्य न्याय कानून तथा न्यायपालिका के सिद्धांतों पर आधारित होता है, जबकि प्रशासनिक न्यायाधिकरण सिद्धांतों पर आधारित न होकर लोकहित या समाज हित को ध्यान में रख के किया जाता है, पहले से तय नहीं होता है, जनता के हित में है, समाज के हित में है, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी या निर्णयों में आपको बदलाव देखने को मिलेगा, लचीलापन देखने को मिलेगा। सामान्य न्याय का संबंध पूर्ण स्वतंत्र न्यायाधीशों द्वारा किया जाता है, जबकि जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण का संबंध है प्रशासनिक अधिकारियों से होता है,
जो स्वतंत्र न होकर पद संबंधी कार्यों हेतु उत्तरदायी होते हैं। न्यायाधीश अपने कार्यों को प्रत्यायोजन नहीं कर सकता। प्रत्यायोजन का मतलब होता है डेलीगेशन, की अपनी शक्ति है वो किसी दूसरे को सौंप दे, तो यहाँ पर न्यायालय नहीं कर सकता न्यायाधीश, जबकि प्रशासनिक न्यायाधिकरण में ऐसा किया जा सकता, वो अपनी निर्णय की शक्ति को डेलीगेट कर सकते हैं, प्रत्यायोजित कर सकते हैं। न्यायालय साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेते हैं, जबकि प्रशासनिक आधार जो न्यायाधिकरण है वो अपने फैसले की घोषणा अपराधी की प्रकृति व स्थिति के आधार पर करते हैं। न्यायिक प्रक्रिया बहुत जटिल होती है, परंपरागत नियमों पर आधारित होती है, जबकि जो प्रशासनिक अधिकरण है उनकी प्रक्रिया सामान्यता क्या होती है, सरल होती है, लचीली होती है, परिस्थितिजन्य होती है, सस्ती होती है, शीघ्र होती है। तो ये कुछ बेसिक अंतर हैं और यही जो बहुत सारे कारण हैं जिससे जो न्यायाधिकरण है उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। ट्रिब्यूनल सुधार, अगर हम विधेयक की बात करें, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि इस अधिनियम में कुछ मौजूदा अधिकरणों को भंग करने और उनके कार्यों को उच्च न्यायालय जैसे न्यायिक निकायों में ले जाने का प्रयास किया गया, जिस पर हमने चर्चा की कि मामले हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे या किसी दूसरे कोर्ट को। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा सिफारिश के 3 महीने के भीतर नियुक्ति का प्रावधान है, जिसमें हमने स्ट्रक्चर देखा था। पात्रता और पद की अवधि देखी थी कि 50 वर्ष कम से कम होनी चाहिए, 4 वर्ष का कार्यकाल, अधिकतम 70 वर्ष और सदस्य के लिए 67 ईयर। क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्या क्वेश्चन बनेगा इससे? संक्षेप में भारत में अधिकरणों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, हमने देखा संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से, 323 का ए, 323 का बी, 262। भारतीय न्यायिक प्रणाली में अधिकरणों की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, मतलब हमें इसकी जो लाभ है वो भी बताना है, ठीक है, और इसकी जो कमियां हैं या जो चैलेंजेस हैं वो भी बताने हैं। संक्षेप में भारत में अधिकरणों संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को सूचीबद्ध कीजिए, वही सेम बात है। हाल में ही अधिनियमित जो अधिकरण सुधार अधिनियम है 2021, इसके मुद्दों को किस हद तक समाधान कर सकते हैं, मतलब जो न्यायालय ने कहा कि भाई ये जो मुद्दे हैं, न्यायालय के द्वारा कहा गया कि आप ये जो हमारे निर्देश हैं उनका उल्लंघन कर रहे हैं, क्लियर, तो वो मुद्दों को कैसे सुलझा सकते हैं, यहाँ पर आपको अपने विचार देने हैं। ठीक है, ये प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन बहुत आसान था। 14 का जो ए है या 14A पार्ट हमने जोड़ा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, और कौन स्थापना कर सकता है, तो संसद स्थापना कर सकती है, ये भी आप बहुत आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे दोनों टॉपिक समाप्त होते हैं। ये अभी और चर्चा में रहेंगे, अब इसमें सरकार क्या स्टैंड लेती है, क्या इसमें नए चेंजेस होते हैं, तो उन पर हम नजर रखेंगे, और जब भी इसमें कोई बदलाव होगा तो मैं आपके सामने इनको पेश करूंगा। तो आज का हमारा जो समसामयिक घटनाओं का क्रम था, समसामयिक घटनाओं की जो यात्रा थी, वो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का मेरा धन्यवाद।